करो भाई शुरू। अस्सलाम वालेकुम। आज तो वही हमारी 3:30 बजे इंशाल्लाह क्लास होगी सरासिफ वाले रूम में ही, फर्स्ट फ्लोर पे, ताकि एमएफए वालों को उठ के, अच्छा उसमें मैंने दूसरी क्लास में सिर्फ एक न्यूमेरिकल पोर्शन से रखा है FRS 15 का कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन, ताकि उसमें कोई ज़्यादा दिमाग लड़ाने वाली चीज़ ना हो। एक कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन कॉन्सेप्ट है न्यूमेरिकल, वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे घंटे सवा में वाइंड अप कर दें। कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन एक कॉन्सेप्ट है, वो इंशाल्लाह हम करेंगे दूसरी क्लास में। अच्छा जी, कल जो हम पढ़े थे उसको रिज्यूम करते हैं। IFRS 15 वाला परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम, वो नहीं हो रहा इधर, कोई नहीं, आप आगे चले जाओ। क्या चीज़ यार, अब इसका कुछ नहीं किया था, फिर पिछली रो में या कुछ कर लो, क्या किया जा सकता है? तो अब रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ना मुझको, और क्या कर सकते हैं? पहले का बैग रखा हुआ था आपने, अभी अब देखो दोनों फूं फां करके तो नहीं एक दूसरे के साथ बैठ सकते ना, मुस्कुरा के देखो एक दूसरे को, इस तरह में मुश्किल हो जाएगी पूरी क्लास गुजारना। यार माफ़ कर दो अल्लाह के लिए, छोड़ो, कोई बात नहीं कह के दोस्ती करो यार, इस तरह का मुंह बना के क्लास लेनी है। देखो दोनों एक दूसरे की तरफ, अब वो कह रहे हैं हमने नहीं देखना। अच्छा जी, ये कौन सा पेज था? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। यार इस तरह नहीं, मुझे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम, पेज नंबर अच्छा भाई, अभी सारे काम छोड़ के इधर अटेंटिव हो जाए। स्टैंडर्ड ने 455 भाई ननकाना वाले, स्टैंडर्ड ने ये नहीं बताया कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूरा सवाल हिल के रह जाता है वरना। भाईजन की हो गया तो स्टैंडर्ड ने ये नहीं बताया कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब सेटिस्फाई होती है एट अ पॉइंट इन टाइम, बल्कि स्टैंडर्ड ने बताया है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब सेटिस्फाई होती है ओवर टाइम। अच्छा, दोनों की ट्रीटमेंट में ये फ़र्क है। अगर पॉइंट इन टाइम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो रही है तो आप रेवेन्यू बुक करेंगे बिल्कुल एंड पर, जैसे कल हम लोगों ने सिर्फ दूसरे साल रेवेन्यू बुक किया था। और अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, तो हर साल जितना काम होगा उतना उतना रेवेन्यू बुक करेंगे। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई ओवर टाइम स्टैंडर्ड ने बताया है, एट अ पॉइंट इन टाइम नहीं बताया। ओवर टाइम कब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगी? जब तीन में से कोई एक बात पाई जाए, क्योंकि बी पॉइंट के बाद और लिखा है, एंड नहीं लिखा, तो ये तीन शराइत नहीं है। तीन में से कोई एक बात भी पाई जाए हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कस्टमर के साथ, तो समझा जाएगा कि सेलर अपना वादा पूरा कर रहा है होले होले। पेज नंबर 455 भाई, बोलना नहीं। An entity transfers control of a good or a service over time and therefore satisfy a wada and record revenue over time if one of the following criteria is met. Customer simultaneously receive and consume the benefit. बिजली आप साइमल्टेनियसली रिसीव भी कर रहे हैं और कंज्यूम भी कर रहे हैं, उसकी रोशनी में लिख भी रहे हैं साइमल्टेनियसली। और अगर आप 13 तारीख को वापडा की बिजली कैंसिल करवा के अपना जनरेटर खरीद के शुरू कर दें तो पिछली बिजली का कोई मसला नहीं, क्योंकि वो आप कंज्यूम कर चुके हैं। ऑनवर्ड्स वाली बिजली आप अपनी इस्तेमाल कर लें, क्योंकि पिछली बिजली उसने भेज दी है, आपने साथ साथ कंज्यूम कर लिया। तो अब परेशानी वाली बात नहीं कि 13 तारीख के बाद क्या होगा, जो बिजली कंज्यूम हो गई वो हो गई। तो कस्टमर साथ साथ सर्विस ले रहा है और साथ साथ उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। क्लीनिंग सर्विस है, हम 13 तारीख को जमादार को निकाल दें, कोई मसला नहीं, 13 तारीख को जमादार को निकाल दें, साथ साथ वो आपको सर्विस दे रहा है, साथ साथ आप कंज्यूम करें। 13 तारीख को किसी और नए बंदे को लें, उससे सर्विस लेना शुरू कर दें, तो कस्टमर उसका साथ साथ ही फ़ायदा लेता रहता है। कोई ये नहीं होता कि हम कस्टमर को चीज़ दे देंगे वो फ़ायदा बाद में लेगा हमारे जाने के बाद।
तो वो कौन सी ऐसी चीजें हैं दुनिया में जो सेलर हमें दे रहे और हम साथ साथ इस्तेमाल कर रहे हैं? इनकी अब मिसालें हमने देखनी है। कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव एंड कंज्यूम द बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय सेलर, प्रोवाइडेड बाय एंटिटीज परफॉर्मेंस एज द एंटिटी परफॉर्म। जैसे जैसे वो परफॉर्म करते जा रहे हैं वैसे वैसे हम सर्विस रिसीव करते जा रहे हैं। जिम सर्विसेज, जैसे जैसे जिम उन्होंने खोला हुआ है वो परफॉर्म कर रहे हैं, सर्विस हम रिसीव कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, टीचिंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय कॉलेज, सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कंपनी। ये सिक्योरिटी गार्ड्स कॉलेज के नहीं है, ये कंपनी ने भेजे हुए हैं और कंपनी को पेमेंट करते हैं। पेरोल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन अकाउंटिंग फर्म, अकाउंटिंग फर्म कहती है हम आपकी सैलरीज हम कैलकुलेट करके दे देंगे। क्लीनिंग सर्विसेज, इन सब में बात क्या है? कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव एंड कंज्यूम द बेनिफिट। जैसे जैसे कस्टमर रिसीव कर रहे चीज वैसे वैसे बेनिफिट भी ले रहे। अच्छा, अब अगली मिसाल करते हैं अक्सान। कई दफा ऐसा होता है कि आप अपनी लैंड पर किसी कॉन्ट्रैक्टर को घर बनाने के लिए बुला लेते हैं। आप अपने घर किसी को अलमारियां बनाने के लिए बुला लेते हैं, यानी वो आपकी प्रेमिसेस में आकर काम कर रहा होता है। अब जैसे जैसे वो एसेट क्रिएट करता है, जैसे जैसे वो एसेट क्रिएट करता है वैसे वैसे कस्टमर कंट्रोल करता है। दो लफ्ज बोले मैंने, जैसे जैसे एंटिटी एसेट क्रिएट करती है वैसे वैसे कस्टमर कंज्यूम नहीं करता। और भाईजान ईंटों वाले कमरे में शिफ्ट होके चार डालने हमने, अभी तो छत भी नहीं डली ऊपर, तो कंज्यूम नहीं, कब्जा हमारा आता जा रहा है, कंज्यूम की इधर शर्त नहीं है। तो इसकी मैंने मिसालें दो दी हैं, उर्दू में लिख लें। हमारी लैंड पे कोई बिल्डर घर बना के दे रहा है, हमारे घर आके कोई लकड़ी का काम कर रहा है। हमारी लैंड पर बिल्डर घर बना के दे रहे हैं, इधर बैठा हुआ है कोई, हमारी लैंड पर चला गया वो, हमारी लैंड पर बिल्डर घर बना के दे रहा है और हमारे घर आके कोई लकड़ी का काम कर रहा है। जी लैंड पे तो हमारा कंट्रोल है ही ना, उसके ऊपर जो असल में बिल्डिंग बन रही है वो साथ साथ हमारी अब हो रही है। लैंड तो पहले से ही हमारी थी। मतलब ये है कि मैं ना इसमें कुछ ऐसा एज्यूम करें कि मैंने सेलर को अपने घर आने दिया है। वैसे लोग घर तक आने नहीं देते, लेकिन मैंने सेलर को अपने घर तक आने दिया है और इधर आके हमें वो सर्विस दे रहा है, लेकिन मैं कंज्यूम नहीं कर रहा साथ साथ, बल्कि कोई एसेट क्रिएट हो रहा है जिसे मैं साथ साथ क्या कर रहा हूं? कंट्रोल कर रहा हूं। एन एंटिटी परफॉर्मेंस क्रिएट्स एन एसेट दैट द कस्टमर कंट्रोल एज द एसेट इज क्रिएटेड। और एक कमरा बन गया, मैं उसमें, अब मेरा कंट्रोल उस पर आ गया, फिर दूसरा कमरा बन गया, मेरा कब्जा उसके ऊपर आ गया, और किसी भी वक्त मैं उसको अक्सान निकाल कर, ऐसे ऐसे क्यों क्लासें ले रहे हो, किसी भी वक्त मैं उसको निकाल कर कहूंगा भाईजान आप इधर से निकल जाएं खुदा के लिए, मैं नया बिल्डर लेके आ रहा हूं, नया कॉन्ट्रैक्टर लेके आ रहा हूं, क्योंकि जितना काम मैंने किया होगा उस पर मेरा कब्जा आ जाएगा। नेक्स्ट, अगली बात, इसकी एग्जांपल पढ़ लें। An entity has entered into a construction contract to build on customer's land, and any work in progress arising from entity performance is controlled by. Another example is interior designing at customer premises. Interior designing किसी डिजाइनर से, यार छोड़ दे मोबाइल यार, तेरी मेहरबानी भाई, छੱਡ दे यार, आप ही को कह रहा हूं, इधर देखो। अच्छा आगे, तीसरा
वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रिटिकल, वेरी ब्यूटिफुल, वेरी अगली। तीसरा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें सेलर, साउथ, इसमें सेलर अपनी प्रेमिसेस में रह के चीज बनाएगा। सेलर अपनी प्रेमिसेस में रह के चीज बनाएगा। तो इसमें क्या होना चाहिए? सफा कॉपी करा लिया सिंगल वाला? ठीक है, आप रख दें सफा, फिर हम बांट लेंगे जब हमें बांटना हो। अच्छा, इसमें क्या होगा बोलें? सेलर अपनी प्रेमिसेस में रहकर चीज बनाएगा। अब एक क्वेश्चन अराइज होगा, व्हाई ही शुड रिकॉर्ड रेवेन्यू ओवर टाइम? ही इज नॉट, प्लीज अपना दिमाग दें, क्लास के शुरू में मैंने ये कॉन्सेप्ट किसी वजह से रखा है। अब एक सवाल अराइज होगा, सेलर तो अपनी प्रेमिसेस में रह के हमें चीज बना के दे रहे हैं, देन व्हाई ही इज रिकॉर्डिंग रेवेन्यू? He is not creating and transferring me anything. I am not getting control over anything. I am not मैं ये कह रहा था कि जैसे जैसे वो चीज बना रहा है ना मैं उसे कंज्यूम कर रहा हूं, जैसे जैसे वो चीज बना रहा है ना मेरा उस पर कब्जा आ रहा है, क्योंकि वो तो अपने प्रेमिसेस में रह के बना रहा है। तो ये ना पॉइंट ए है ना पॉइंट बी है, ना मैं साथ साथ कंज्यूम कर रहा हूं, ना मैं साथ साथ, ना मैं अभी, ना मैं खाकी, ना मैं साथ साथ कंट्रोल कर रहा हूं। अब वो बंदा कैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड कर ले ओवर टाइम? स्टैंडर्ड कहता है अगर दो बातें पाई जाएं, अगर दो बातें पाई जाए, पहली बात सुनिएगा और उसकी तफसील, फिर दूसरी बात सुनिएगा और उसकी तफसील, एंड यानी दो बातें सुनिएगा, पहली बात सुनिएगा और उसकी तफसील, और दूसरी बात सुनिएगा और उसकी तफसील। पहली बात यह है कि मैंने जो उसको व्हील चेयर बनाने को कहा है, वो व्हील चेयर एक स्पेशलाइज्ड नेचर की व्हील चेयर है, और वो इलेक्ट्रिक व्हील चेयर है जो वो आम लोगों के लिए नहीं बनाता। तो वो जो व्हील चेयर मुझे बना के दे रहा है, डेट हैज नो ऑल्टरनेटिव यूज टू सेलर। उसका सेलर का कोई ऑल्टरनेटिव यूज नहीं है उसका। वो बेचारा अगर ऑल्टरनेट यूज करेगा भी तो इतना उसे कुछ चेंज करने पड़ेगा उसमें कि बेचारे उसको लॉस आ जाने। या वो बना तो मुझे सादा व्हील चेयर बना के दे रहा है, लेकिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा दिया कि तुम किसी को बेच नहीं सकते। या मैं कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा दूं तुम किसी को बेच नहीं सकते, या वो चीज ऐसी हो कि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है उसके लिए किसी को बेचे, अनलेस के वो उसको चेंज करके बहुत काम शाम करके रीवर्क करके लॉस पे बेचे। बेचारा कुछ ना कुछ तो करेगा फिर बेचारा। तो पहली शर्त यह है कि उसे मैं कॉन्ट्रैक्ट के जरिए बाइंड कर दूं कि तुम किसी को बेचो ना, या उस चीज की नेचर ऐसी हो कि वो किसी को बेच ना सके। नेचर के एतबार से स्टैंडर्ड ने मिसाल दी है कि एक कंपनी है वो सैटेलाइट्स बनाती है, तो वो जो कंपनी सैटेलाइट्स बनाती है तो हर कस्टमर सैटेलाइट अपनी डिमांड के मुताबिक बनवाता है। तो अब वो एंटिटी, अगर एंटिटी को हम कह दें कि सैटेलाइट हम नहीं खरीद रहे, तो वह एंटिटी डूब जाती है बेचारी, कहती है मैं किसको बेचूं। तो कई दफा एसेट की नेचर ऐसी होती है कि सेलर किसी को बेच नहीं सकता, और कई दफा कॉन्ट्रैक्ट में मैं बाइंड करा देता हूं कि तुम किसी को नहीं बेचो। आ जाओ बैठो। पहली शर्त यह है, दूसरी बताता हूं। एंटिटी परफॉर्मेंस, इसको ना मैं पढ़ूंगा ऐसे पूरी क्लासेस में, लेकिन स्टैंडर्ड की अंग्रेजी को मैं बदल नहीं सकता, पढ़ूंगा ऐसे। क्या मतलब? मैं नॉट यहां नहीं पढ़ूंगा, इस एन की जगह मैं नो लगाऊंगा ताकि आपको जरा सुनने में आसान लगे, लेकिन स्टैंडर्ड में माजरत इसी तरह लिखा होगा। एंटिटीज परफॉर्मेंस, वो सैटेलाइट बना रहे, डज क्रिएट एन एसेट, एक एसेट बन रहा है विद नो यूज टू, वो एंटिटी के किसी यूज का ही नहीं है।
एंटिटी ने उसका कुछ कर ही नहीं सकती, किसी को बेच ही नहीं सकती, मजबूर है एंटिटी मुझे ही बेचेगी, वरना अगर किसी और को बेचे तो इतनी चेंजेस करके बेचना पड़ेगा कि उस बेचारी को लॉस आ जाएगा। एंटिटी परफॉर्मेंस डज क्रिएट एन, मैं काट नहीं रहा, मैंने काट दिया तो आप लोगों ने भी काट देना, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिया। एंटिटी परफॉर्मेंस डज क्रिएट एन विद नो यूज टू एंटिटी। इसकी तफसील आई कि अपने अपनी किताब में नहीं दी हुई, स्टैंडर्ड में दी हुई है इसकी तफसील। द एसेट हैज नो यूज फॉर एंटिटी मीन्स ईदर seller is restricted contractually by buyer not to sell it to other party, or it is not practicable for entity to sell the asset to someone because of its example given machine for Honda, satellite for someone। उस एसेट की नेचर ही ऐसी है कि किसी और को यह बेचा नहीं जा सकता, या नेचर तो सिंपल है लेकिन अगले ने क्या कह दिया है, आप आगे किसी को बेच, ये बात काफी नहीं है। और अगर किसी मौके पर कस्टमर इनकार कर दे कि मैं चीज नहीं लूंगा, कस्टमर अगर किसी मौके पर कस्टमर इनकार कर दे मैं चीज नहीं लूंगा, तो सेलर उससे अधूरे काम की कॉस्ट प्लस जीपी, सेल प्राइस, अधूरे काम की सेल प्राइस रिकवर कर सके। कौन इनकार कर दे? कस्टमर। क्या इनकार कर दे? तो अगर कस्टमर इनकार कर दे, यार मुझे नहीं चाहिए, सेलर कहे ओ भाईजान तो मैं वो छनकना बजा रहा था इतनी देर से, मैं बीन बजा रहा था इतनी देर से बैठ के, तू पागल हुआ है, तूने इनकार कर दिया, अब मुझे पैसे दे। सेलर कह सकता है मुझे पैसे दे। तो कॉन्ट्रैक्ट में ये भी हो, ये जरूरी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो सकता है उस मार्केट की नॉर्म्स ऐसी हो कि उस मार्केट में सबको बताओ कि अगर कभी ऐसा हैंड हुआ सेलर के साथ, बेचारा इतनी मेहनत से सैटेलाइट बना रहा है, तो फिर कस्टमर क्या करके जाएगा? कंपनसेट। स्टैंडर्ड कहते हैं कंपनसेट का मतलब ये नहीं है कि कॉस्ट देके चला जाए, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट देके चला जाए अधूरे काम का, ये कंपनसेशन है। हाँ, फिर अधूरी चीज उठा के लेके जाएगा मेरे ख्याल से तो बायर, फिर उसने चीज क्या करनी है, फिर उठा के लेके जाए या फिर जो भी करें कंपनसेट करे वो। तो दूसरी शर्त बता दें, एंड द सेलर हैज अ इन्फोर्सेबल राइट, कोर्ट में जाके राइट इन्फोर्स कर सके अपना, ये नहीं कहते जबानी कलामी बात हो, हैज एन इन्फोर्सेबल राइट टू पेमेंट फॉर परफॉर्मेंस कंप्लीटेड टू डेट। का क्या मतलब? बस जिस दिन तक काम हुआ उस दिन तक के पैसे लेने का उसे क्या हो? राइट हो। यहां इसने कोई नहीं रखा हुआ लफ्ज कॉस्ट, सेल प्राइस, वो मैं स्टैंडर्ड की तफसील देख के बता रहा हूं आपको। द एंटिटी हैज अ राइट ऑफ पेमेंट फॉर वर्क डन टू डेट, उसमें वो कॉस्ट रिकवर करेगा प्लस प्रॉफिट रिकवर करेगा। अच्छा, इसमें ये लफ्ज डालें, इफ कस्टमर डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का क्या मतलब? कैंसल ऑर्डर कर दूं? नहीं, डिफॉल्ट ही कर दें, डिफॉल्ट जरा ब्रॉड लफ्ज है। इफ कस्टमर डिफॉल्ट, तो आगे पढ़ें, एंड उधर से लिखा हुआ है ना, एंड थोड़ा सा उधर हो जाए ना, जगह बना दें, जल्दी करें। एंड इफ कस्टमर डिफॉल्ट, और अगर कस्टमर क्या करे? सेलर हैज अ इन्फोर्सेबल राइट टू पेमेंट फॉर परफॉर्मेंस कंप्लीटेड। जब तक उसने काम किया हो, 70% काम किया हो उसके पैसे मिल जाएंगे, 80% काम किया हो उसके पैसे मिल जाएंगे। आप बता दें इनमें से कितनी बातें पाई जानी चाहिए? ये दोनों बातें। अच्छा, पहला सिनेरियो क्या हो गया जी? बिल्कुल समरी आने लगी है, अटेंटिव हो जाएं बस। पहली ऑप्शन, जैसे जैसे सेलर मुझे चीज बना के देता रहे वैसे वैसे मैं उसे इस्तेमाल करता रहूं, इस्तेमाल करता रहूं, बिजली, गैस, ये सारी चीजें। दैट इज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम। और सेलर अब रेवेन्यू कैसे बुक करे?
ये बॉक्स में लें। असल फिर कंक्लूजन ये है, आप रेवेन्यू बुक करें ओवर टाइम। ओवर टाइम कैसे बुक करें? इनपुट मेथड यूज कर लें, आउटपुट मेथड यूज कर लें, और परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकाल लें और काम खत्म करें। ओवर टाइम रेवेन्यू बुक करें। दूसरे सिनेरियो, वो मेरे घर तक आ गया और घर में आके मुझे चीजें बना के दे रहा है, और जैसे जैसे वो चीज बना के दे रहा है वैसे वैसे वो क्रिएट हो रही है और एनहांस हो रही है, और मेरा उस पर क्या ट्रांसफर, कब्जा ट्रांसफर हो रहा है, कंट्रोल, सॉरी नीचे था, मैं साथ साथ कंट्रोल कर रहा हूं। तीसरा, जब वो अपनी प्रेमिसेस में बनाएगा तो मैं कंज्यूम भी नहीं कर सकता और मैं कंट्रोल भी नहीं कर सकता। ऐसी सूरत में भी ये तीसरा पॉइंट स्टैंडर्ड में नया आया। IAS 18 में ऐसा कोई तस्वुर नहीं था। IFRS 15 से पहले स्टैंडर्ड था IAS 18 रेवेन्यू का, उसमें कोई ऐसा तस्वुर नहीं था। ये तीसरा पॉइंट आया है कि सेलर अपने घर रह के मुझे क्या करके दे रहा है? सेलर अपने घर रह के मुझे काम करके दे रहा है। सेलर अपने घर रह के मुझे काम करके दे रहा है। इसमें दो शर्तें पाई जानी चाहिए। मैंने किसी को फोन किया, भाई जी, बाजी नसरीन क्या हाल है आपके? उन्होंने कहा जी भाई मैं खैरियत से हूं। बाजी नसरीन मैं गाजर का हलवा बना के भेज दें। तो उसने फूड पैंडा पे अपना नंबर डाला हुआ था। मैंने कहा जी बाजी आप जो है वो मुझे जो है वो गाजर का हलवा बना के भेज दें। अब उन्होंने कहा जी खामोश यार क्या हुआ? अब वो सेलर हैं, मैं कस्टमर हूं। अब वो इधर आके तो नहीं करेंगे ना, वो तो अपनी प्रेमिसेस में रह के बना के देंगी। अब दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। कितनी शर्तें? तो वो रेवेन्यू बुक कर लें ओवर टाइम। मैं एज्यूम कर रहा हूं गाजर का हलवा बनने में लगने हैं 12 घंटे। गाजरें खरीदनी, उनको काटना, फिर सही तरह से मैश मूश करके 12 घंटे लगने हैं। अब उन्होंने शाम 6 बजे काम शुरू किया 31 दिसंबर को। शाम 6 बजे काम शुरू किया 31 दिसंबर को, और 1 जनवरी को सुबह 6 बजे जाके काम मुकम्मल होना है। पूरी रात सो नहीं सकी। 1 जनवरी को सुबह 6 बजे जाकर 1 जनवरी को सुबह 6 बजे जाकर काम मुकम्मल होना है। अब 31 दिसंबर को 12 बजे क्या वो रेवेन्यू बुक करें? मैंने 5000 के हलवे का ऑर्डर किया है। अब क्या वो 2500 रेवेन्यू बुक करें या ना करें एट अ पॉइंट इन टाइम या ओवर टाइम, इस पे डिपेंड करता है दो चीजों पे। मैंने कहा है जी उसमें हरी मिर्च डालनी है। अब it is not practically possible for entity to sell this asset to someone else. अब ये किसी उसके लिए पॉसिबल ही नहीं रहा। तो पहली शर्त पूरी हो गई। बाजी's परफॉर्मेंस डज क्रिएट अ हलवा विद नो यूज टू बाजी। ठीक है, अब इस हलवे का वो कोई इस्तेमाल नहीं कर सकती। और दूसरा उन्होंने मुझे कहा था कि अगर तुमने फोन करके किसी भी वक्त कह दिया ऑर्डर कैंसल, तो मैं अधूरे हलवे के पैसे लूंगी अलॉन्ग विद। ये दूसरी बात भी जरूरी है। ये बिजनेस प्रैक्टिस भी हो सकती है और या कॉन्ट्रैक्ट में भी बात लिखी हो सकती है कि मैं अधूरे काम के पैसे लूंगी। अब अगर ये दो बातें पाई जा रही हैं, मैं स्पेशलाइज्ड नेचर की चीज बनवा रहा हूं, और दूसरा मैंने उनसे वादा कर लिया कि अगर मैंने काम अधूरा किया, हो सकता है मेरी तुर्की की फ्लाइट आ जाए, मैं 1 बजे रात को फोन करके कहूं बाजी बाय बाय अल्लाह हाफिज़ मैं जा रहा हूं, तो आप बाजी कहेंगी आप जो है जितना काम मैंने किया उसके मुझे क्या दें। अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल से इन दोनों सूरतों में जरा फील करें, सेलर इज वेरी सिक्योर। तो सेलर को हमने पेमेंट करनी है, इसलिए सेलर अब रेवेन्यू कैसे बुक कर ले? ओवर टाइम। हालांकि वो मेरे घर आके नहीं बना रहे, वो अपने प्रेमिसेस में बना रहे हैं, स्टिल दे विल रिकॉर्ड रेवेन्यू ओवर टाइम। अब मैं आपके सामने सवाल फेंकने लगा हूं, जिसमें आप लोगों ने ये 3 टेस्ट लगाने हैं। तीनों में से एक का जवाब भी आ गया यस, तो हम रेवेन्यू बुक करेंगे। वरना रेवेन्यू कब बुक करेंगे? अगले दिन 6 बजे रेवेन्यू बुक करेंगे। अगर मैं उन्हें यह कह दूं कि जी हलवा बनाना शुरू कर दें और मैं कॉन्ट्रैक्ट में कोई शर्त ना लगाऊं, किसी को बेचना है बेच दें, नहीं बेचना ना बेचें, ऐसी भी कोई शर्त ना लगाऊं और बन भी नॉर्मल तरीके से रहो,
तो फिर तो मेरे भाई उनको रेवेन्यू बुक करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि फिर द बाजी डज क्रिएट अ हलवा विद अ यूज टू द बाजी। फिर ये खुद खा लें या दूसरों को बेच दें, फिर तो मर्जी है, फिर कोई मसला नहीं। तो इसलिए मैं शर्त कैसे लगा सकता हूं? दो तरीके से, या कॉन्ट्रैक्ट में कह दूं कि आप किसी को मत बेचें, या उसकी नेचर ऐसी हो कि वो किसी को आगे बेच ना सके। नहीं सर नहीं, स्टूडेंट बोलो। किसके पास? हमारे नहीं, सब जब हम सेलर को रोक दें तो बस रोक दिया, बस। अगर कॉन्ट्रैक्ट में भी रोक दिया तो कॉन्ट्रैक्ट को भी देखा जाएगा, स्टैंडर्ड कहता है। अच्छा ये वाला पढ़ें, एन एंटिटी। हाँ जी, हलवा या जलवा? हाँ, अगर 31 दिसंबर को जितना परफॉर्मेंस कंप्लीट होगी उतना रेवेन्यू बुक कर लें। अगर ओवर टाइम है तो हाँ। स्टेज ऑफ कंप्लीशन देखें, हलवे पे कितना दूध डल गया, कितना डलना है, कितनी गाजरें कट गई हैं, कितनी कटनी है, परफॉर्मेंस देख लें, या किसी सर्वेयर को बुला के देख लें कि हलवा कितने % कंप्लीट हो गया है। ओवर टाइम नहीं है तो फिर अगले दिन सुबह 6 बजे रेवेन्यू बुक होगा सारा, जब मुझे कंट्रोल ट्रांसफर होगा। तीसरा पॉइंट मजे का है बड़ा। अच्छा जी, एन एंटिटी, एन ओनर एंड अ मैनेजर ऑफ हेल्थ क्लब। 3 नाम है इसकी, एंटिटी है, ओनर भी है, मैनेजर भी है हेल्थ क्लब का, ठीक है, सेलर है ना। एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर फॉर 1 year ऑफ एक्सेस टू एनी हेल्थ क्लब। द कस्टमर प्रोमिसेस टू पे 15,000 पर मंथ। बताएं, जैसे जैसे वो जिम सर्विसेज देगा वैसे वैसे ये कंज्यूम करता रहेगा, ठीक है, जैसे जैसे उठाएगा वैसे वैसे वजन, वैसे वैसे सारी चीजें, बॉडी बनती रहेगी। हाउ द रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड टू दिस सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। द कस्टमर साइमल्टेनियसली, अब क्या करेंगे, ये अंग्रेजी हमें नहीं आती, हम स्टैंडर्ड में पैरा खोलेंगे 35 और ये वाली कॉपी पेस्ट करेंगे, डेढ़ लाइन, खामोश। कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव्स, ऐसा ना करना पड़े मुझे खामोश कराने के लिए, एंड कंज्यूम द बेनिफिट ऑफ एंटिटीज परफॉर्मेंस एट इट परफॉर्म्स बाय मेकिंग हेल्थ क्लब अवेलेबल। उसने तो हेल्थ क्लब अवेलेबल कर दिया, बस आपने आगे इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉन्सिक्वेंटली द एंटिटीज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। द बेस्ट मेजर ऑफ परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन इज टाइम बेस, यानी अगर महीने का 15,000 है तो अगर आपका दिल चाह रहा है 15 दिन के बाद रेवेन्यू बुक करना तो 7,500 कर लो। यहां टाइम बेसिस ही बेहतर है, यहां और कौन सी बेसिस होंगी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालने के लिए, तो यहां बेहतर है टाइम बेसिस यूज कर लें। और साल के एंड पे 15,000 जरा 12 का रेवेन्यू बुक कर लो। अच्छा, एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोवाइड मंथली पेरोल सर्विस। पेरोल सर्विस ये होती है कि जैसे जैसे हम आपको सर्विस देते रहेंगे वैसे वैसे आप की तनख्वाहें एम्प्लॉयज़ की छुट्टी, एब्सेंट, बोनस वगैरह डाल के आप उनको पे करते रहेंगे। तो पेरोल सर्विस भी साथ साथ लोग ले रहे होते हैं। पेरोल सर्विस का मतलब ये होता है कि एंटिटी जाती है कॉलेज वालों के पास और उससे कहती है, मे बी अकाउंटिंग फर्म कोई आए कॉलेज वालों के पास, कि आपकी सैलरीज वगैरह हम निकाल देंगे। तो अब एम्प्लॉयज़ का आना जाना, अटेंडेंस का रिकॉर्ड, किस दिन आए किस दिन गए, कितना बोनस, कितना ओवर टाइम, वो सारा रिकॉर्ड खुद रखते हैं। तो वो जैसे जैसे सर्विस देते रहते हैं वैसे वैसे हम एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह देते रहते हैं, तो ये भी साथ साथ कंज्यूम हो रही है। Enters into a contract to provide monthly payroll services to a customer for 1 year. The promised payroll processing services are counted for as a single वादा। ये एक सिंगल वादा है। Whether the revenue should be recorded over a time at a point in time. The performance obligation satisfies over time because customer simultaneously receives and consume. Benefit कैसे consume हो रहा है लोगों को तनख्वाह देके? The best measure is again a time base. An entity is developing a multi-unit residential complex. हमारे प्रेमिसेस पे या अपने प्रेमिसेस पे? भाई मल्टी यूनिट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ये होता है कि कोई बंदा एक बड़ा सा प्लाजा बना रहा है, फर्ज कर लें वसीम अकरम है, एंटिटी के ऊपर जरा लिखें वसीम अकरम। वसीम अकरम इज डेवलपिंग अ मल्टी यूनिट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स।
अब सारे लोग जाके अपनी जमीन तो नहीं थोड़ी थोड़ी दे देंगे, सर ये हमारी जमीन पे बना दें। वो तो मेरे ख्याल से सेलर की अपनी जमीन होगी जिसपे वो प्लाजा बना रहा होगा, और फिर लोगों को कहेगा इस प्लाजे में या दुकानें ले लो या घर ले लो। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि ये हमारे प्रेमिसेस में आके कॉम्प्लेक्स बना रहे। एन एंटिटी इज डेवलपिंग अ मल्टी यूनिट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, यानी कि बहुत बड़ा रेजिडेंशियल प्लान है हमारा। 100 घर कराची के अंदर बड़ा कॉमन है, 100 घर हम बना के देंगे आपको, और हर घर वाला आ जाए और आके, अब वो लैंड घर वाले अपनी तो नहीं ला रहे होते, वो तो जिस बंदे ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है उसी की लैंड होती है, तो वो अपने प्रेमिसेस पे रहकर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स खड़ा करें। मल्टी यूनिट मतलब डिफरेंट घर होंगे, इसके डिफरेंट फ्लोर्स होंगे। आ कस्टमर सर आसिफ, उधर क्या लिख लिया एंटिटी के साथ, उसी बड़ा गौर से एग्जांपल करनी है पूरी। आ कस्टमर सर आसिफ एंटर्स इनटू अ बाइंडिंग सेल्स कॉन्ट्रैक्ट विद द वसीम अकरम फॉर आ यूनिट, के तीसरे फ्लोर पे कोने वाला घर आपने मुझे देना है जिससे बाहर खिड़की और सड़क नजर आती हो। तो फॉर अ स्पेसिफाइड यूनिट, मल्टी यूनिट्स में से एक यूनिट सर आसिफ ने कहा मुझे दे देना, हम कस्टमर हैं सर आसिफ, डेट इज अंडर, वो भी काम कंस्ट्रक्शन में है, वो काम कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता काम करके दे रहे हैं। ईच यूनिट हैज अ सिमिलर फ्लोर प्लान, हर घर का फ्लोर प्लान एक ही है, कमरे वगैरह वॉशरूम वगैरह किचन, एंड इज ऑफ द सिमिलर साइज, 5-5 मरले के सारे पोर्शन है। बट अदर एट्रीब्यूट्स ऑफ यूनिट्स आर डिफरेंट, फॉर एग्जांपल लोकेशन ऑफ यूनिट विद इन द कॉम्प्लेक्स, लोकेशन किसी की सड़क की तरफ है, किसी मशरिक मगरिब की तरफ, ये तो नेचुरल सी बात है। जब कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ तो वो 1 जनवरी 2008 था। प्राइस ऑफ 1 यूनिट इज 30 लाख, 5 मरले का घर हमने 30 लाख का आपको बना के देना है। सो व्हाट इज द ट्रांजैक्शन प्राइस, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, स्टेप 1। स्टेप 2, डिटरमिन द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन घर बना के देना है। और दूसरा डिटरमिन ट्रांजैक्शन प्राइस, और एलोकेट तो करने की जरूरत नहीं ट्रांजैक्शन प्राइस क्योंकि एक ही चीज है, घर बना के दे रहे हैं। द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन इज 2 साल। हलवा 6+6 12 घंटे में बनना था, ये घर 2 साल में बनना है, 24 महीने। एंटिटी ईयर एंड इज 31 दिसंबर, एंटिटी का ईयर एंड 31 दिसंबर है। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन उसने दे दी है, लेकिन पता नहीं मैं ये लगाऊं या ना लगाऊं, बड़ा तेज है। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन उसने दे दी है, मैं पहले डिसाइड करूंगा कि ये ओवर टाइम है या एटा। वो कहते पहले साल मैंने 60% घर मुकम्मल कर दिया, और बाकी 40% अगले साल मुकम्मल हुआ। अब मुझे ये क्लॉजेज एग्रीमेंट की पढ़ के आपने बताना है कि उन 3 में से कोई बात, ये परसेंटेज धोखा है, ये सर है तो लगा दें, लुट मची हुई है तो लगा दें, पहले देखें तो सही कि चक्कर क्या चल रहा है। एक बात अभी तक पता चली है कि वो अपना कॉम्प्लेक्स बना रहा है, हमें वहां पे घर देगा तो अपने प्रेमिसेस पे वो चीजें बना के दे रहा है। अच्छा, कस्टमर पेज अ 10% डिपॉजिट, कस्टमर कितने पैसे देगा ऑन 1 जनवरी 2008, रिफंडेबल ओनली इफ द सेलर फेल्स टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन। अगर बीच में सेलर का इरादा बन गया, यार मैं नहीं, वसीम अकरम ने कहा यार मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं यूरोप जा रहा हूं, या मैं क्रिकेट खेलने, मैं नहीं रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना रहा, हमने कहा व्हाट इज दिस, उसने कहा दिस, लो अपने पैसे पकड़ो जाओ, 3 लाख रुपए ना पकड़ो, ऐसे रोला मचा रहे हो, 30 लाख तक किधर, कितने 30 लाख नहीं मुझे मिल रहा, 3 लाख हमने एडवांस दिया था वो हमें वापस कर देगा। कब कब कब, अगर वसीम अकरम का माइंड बदले, अगर सेलर का माइंड बदले। अच्छा चलें ये तो छोड़ें, पता नहीं माइंड बदलता नहीं बदलता, कॉन्ट्रैक्ट की तरफ वापस आए। द रिमाइंडर ऑफ द प्राइस 27 लाख, 27 लाख, द 27 लाख इज पेएबल ऑन 31 दिसंबर, 27 लाख पेएबल 31 दिसंबर ऑन कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो 27 लाख मैंने देने 31 दिसंबर को, व्हेन द कस्टमर ऑब्टेन्स द फिजिकल पोजेशन ऑफ द यूनिट। तो सर आसिफ के जूते पहने, अगर अभी तक मुझे ये समझ आया है, अगर वसीम अकरम के माइंड में कोई मसला हुआ तो सर आसिफ 3 लाख देंगे 1 जनवरी को, जिस दिन उसने अपना माइंड बदला सर आसिफ को 3 लाख वापस मिल जाएगा।
और इस सिनेरियो में अगर नॉर्मल हालात चलते रहे तो टेंशन चाहिए थोड़ी सी, तो फिर 27 लाख रुपया सरासिफ एंड पे देंगे और 3 लाख रुपया यकम जनवरी को देंगे। इफ कस्टमर डिफॉल्ट, अगर कस्टमर डिफॉल्ट करे, अल्लाह करे आगे ये लाइन लिखी हो कि जब तक काम हो गया तब तक के पैसे, फिर तो इंशाल्लाह ये सी पॉइंट लग जाना है। इफ कस्टमर डिफॉल्ट, अगर कौन डिफॉल्ट करे? इफ कस्टमर डिफॉल्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट, अगर सरासिर किसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा दें बिफोर कंप्लीशन, कंप्लीशन से पहले किसी भी दिन 2 साल में चले जाएं, यार मुझे नहीं चाहिए घर, the entity only has the right to 10%. The entity only has the right to 10%. बाजी वो जो मैंने आपको 5 रुपए एडवांस भेजे थे गाजर के हलवे के, बस वो रख लें, बाकी जितना गाजर का हलवा बना लिया वो आपकी किस्मत। अगर ये लाइन ऐसे लिखी होती, द एंटिटी ओनली नहीं, द एंटिटी हैज राइट टू रिटेन, रिटेन का लफ्ज नहीं, रिटेन तो तब है जो पैसे आगे में उसके लिए, फिर ये लफ्ज लिखा होता द इफ कस्टमर डिफॉल्ट द एंटिटी हैज राइट टू द अमाउंट रिगार्डिंग परफॉर्मेंस कंप्लीटेड टू डेट, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा पॉइंट सी में गिरता। इस पॉइंट की वजह से सी की सेकंड कंडीशन पूरी नहीं हो रही, सी की सेकंड कंडीशन फेल हो गई। अगर कस्टमर, सेलर डिफॉल्ट करे तो वो नहीं देखना, बस कस्टमर अगर डिफॉल्ट करे तो आप बताएं, कस्टमर अगर डिफॉल्ट करेगा तो सेलर बेचारा डूब जाएगा। सेलर को सिर्फ क्या मिलना है? वो जो एडवांस पकड़ा हुआ हल्का फुल्का एडवांस वापस मिलना है। ये तो नहीं लिखा हुआ अगर कस्टमर डिफॉल्ट करे तो सेलर को सारे काम के पैसे रिकवर करके जान लेगा, ऐसा नहीं लिखा। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अब 3 टेस्ट लगाएं। नंबर 1, मैं तो तीसरा वैसे ही लगवा दिया ना। नंबर 1, जैसे जैसे वो घर बना रहे वैसे वैसे सरासिफ इस्तेमाल करते जा रहे हैं घर, नहीं घर तो कोई इस टाइप की चीज ही नहीं है, बिजली टाइप की और वो जी। 1 मिनट पहले दूसरा सवाल, जैसे जैसे वो घर बना रहे क्रिएट कर रहे वैसे वैसे सर आसिफ को कंट्रोल मिल रहा है, नहीं वो तब होता जब वो उनके प्रेमिसेस में जाके बना रहा होता। ये तो अपना रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बहुत से लोगों को बना के दे रहा है, तो ये तो अपनी जमीन के ऊपर काम कर रहे हैं, मल्टी यूनिट लफ्ज लिखा हुआ है ना, तो अपने प्रेमिसेस में ये काम करके दे रहा है। तीसरे में जो पहली शर्त है वो कहीं मुझे नजर नहीं आ रही कि स्पेशलाइज्ड नेचर का घर है, ये भी नजर नहीं आ रहा, और कॉन्ट्रैक्ट में सरासिफ ने बाइंड किया हो इसको कि किसी को ना बेचना, ये भी नजर नहीं आ रहा। तो पहली शर्त तो मुझे नजर आ ही नहीं रही पूरी होती हुई, और दूसरी शर्त सवाल ने चीख चीख के बता दिया पूरी नहीं हो रही। द सेलर हैज ओनली राइट टू, बिल्कुल ओनली, बिल्कुल है, छोटे से पैसे, वो जो पैसे तुम लोगों ने एडवांस दिए थे सिर्फ उसके ऊपर राइट है। आप बता दें तीनों में से कोई भी शर्त पूरी नहीं हो रही। तीसरी में 2 बातें होनी थी, उसमें पहली बात मुझे नजर ही नहीं आ रही कहीं पूरी होती हुई, और दूसरी बात लिखी नहीं हुई, वादे लिखी हुई है, और पहली 2 वैसे ही पूरी नहीं हो रही। आप बता दें 60% का चार्ट डालना है, कुछ भी नहीं करना है 60% का। पहले साल ओवर टाइम रेवेन्यू बुक नहीं करेंगे, बल्कि रेवेन्यू बुक होने सिर्फ 31/12/9 को, 31/12/9 को सारा रेवेन्यू बुक होगा। एट अ पॉइंट इन टाइम उसको जब चाबी हम सरासे को दे देंगे तब कंट्रोल क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। जी आप पूछें। अच्छा जी, कहते हैं एज्यूम करो यूनिट कंप्लीट हो गया और कब्जा ट्रांसफर हो गया। एज्यूम करो यूनिट कंप्लीट हो गया और कब्जा ट्रांसफर हो गया। सोचिए एंट्रीज, सोचिए एंट्रीज। एज्यूम करो यूनिट कंप्लीट हो गया, कब्जा ट्रांसफर हो गया, तो 1 जनवरी 8 को क्या एंट्री हुई होगी? मेरा ईयर एंड 31/12/8, मेरा अगला ईयर एंड 31/12/9।
अच्छा जी, यकम जनवरी को सर आसिफ ने कितना एडवांस दिया था? 3 लाख। सेलर ने क्या एंट्री की होगी? कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। 30 लाख से या 3 लाख से? 3 लाख से। अच्छा जी, कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड एंड हाउस इज ट्रांसफर्ड। क्या मैं 60% रेवेन्यू बुक करूं यहां पर? पीओ इज नॉट सेटिस्फाइड ओवर टाइम, देयरफॉर आई विल नॉट बुक एनी रेवेन्यू इन 2000। रादर जितना मैंने ईंट बजरी सीमेंट घर पे लगाया होगा उसको मैं अपनी इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस में बैलेंस शीट में शो कर दूंगा। जितना ईंट बजरी सीमेंट मैंने इस्तेमाल किया होगा उसको इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस के तौर पे अपनी बैलेंस शीट में शो कर दूंगा। मैं इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस शो करूंगा या वसीम अकरम बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस शो करेगा? इन्वेंट्री। इसको इस्तेमाल करना है घर को वसीम अकरम ने या इन्वेंट्री की तरह बेचना है? तो इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस इसकी बैलेंस शीट में नजर आएगी यहां पर, लेकिन एंट्री सेल की कोई नहीं होगी। इन्वेंट्री की कॉस्ट का डाटा नहीं दिया। अब क्या करूं? अगले साल ईयर एंड का वेट करूं? आप बताएं, 2 साल मुकम्मल हो गए, 2 साल बाद क्या इवेंट होगा? सर ये चाबियां ले लें सर, ये आपका घर सर, सर आपका घर। कैश एक्सेलेंट डेबिट कितना? स्लैश रिसीवेबल भी लिख सकते हैं, वो कोई नहीं, अगर वादे तौर पे लिखा ना हो। क्या लिखा हुआ है? पेमेंट होनी है, लिखा हुआ है पेमेंट होनी है। कहां लिखा हुआ है? द रिमाइंडर ऑफ द प्राइस इज पेबल ऑन कंप्लीशन। ठीक है, बाकी पैसे मिल जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, देयर इज नो लायबिलिटी टू डिलीवर हाउस बिकॉज इट इज डिलीवर्ड। रेवेन्यू क्रेडिट 30 लाख। ये कौन सी वाली ऑप्शन है? 1। तो मैंने 31/12/8 को 60% रेवेन्यू क्यों नहीं बुक किया? बिकॉज पीओ इज नॉट सेटिस्फाइड, रादर इट इज सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम। दूसरा सिनेरियो, दूसरा सिनेरियो पढ़ें जी। एंटिटी एलोकेटेड यूनिट टू अनदर कस्टमर ऑन यकम मार्च। 2 महीने बाद एंटिटी ने सरासी को फोन करके कहा सॉरी सर हम आपको घर नहीं बेच रहे। व्हाट इज दिस? सर हमें बिल क्लिंटन का फोन आया बाहर से, उसको हमने ये घर देना है। अब बात खत्म है, अब जो मर्जी कर लें आप। हमें किसी और कस्टमर ने कह दिया सॉरी, सॉरी सर, फोन बंद। द एंटिटी एलोकेटेड, जबरदस्ती, द यूनिट टू एन। मुझे लग रहा है कि एंटिटी फेल्स टू कंप्लीट वाला सिनेरियो है। फेल्स टू कंप्लीट फॉर अस, बाकी कंप्लीट अपने लिए करती रहे, हमें क्या है। एंटिटी फेल्स टू कंप्लीट वाला सिनेरियो लग रहा है, मुझे तो यही लग रहा है। एंटिटी ने मेरे लिए कंप्लीट करने से इनकार कर दिया। ये वाला पहला सिनेरियो तो यहां से लिंक हो रहा था ना, ये वाला कि बकाया पैसे इस दिन दे दो। तो एंटिटी फेल्स टू कंप्लीट, एंटिटी ने इनकार कर दिया, कहते मैंने नहीं। क्या करें आप? सरासी तो 3 लाख दे चुके हैं। इट इज रिफंडेबल इफ द एंटिटी फेल होगी। अब तो ये पैसे वापस कर दें सरासी को। इस दिन क्या एंट्री होगी? 1 जनवरी को। इस दिन हमने क्या उम्मीद दिलाई थी कि वी आर लायबल टू प्रोवाइड यू हाउस, कैश डेबिट, लायबिलिटी टू प्रोवाइड हाउस क्रेडिट।
और 31 मार्च को जब हमने फोन करके कहा वी विल नॉट सेल यू हाउस, नॉन रिफंडेबल है रिफंडेबल है? रिफंडेबल है तो फिर वापस कर दें। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, अब 31/12/8 को और 9 को कुछ ना करें, क्योंकि अब सेलर नए कस्टमर को चीजें बेच रहा होगा, वो हमें क्या, जिस मर्जी को बेचे, बेचे ना बेचे, घर बनाना छोड़ दे उसी स्टेज पे। अच्छा, आखिरी सिनेरियो की एंट्रीज खुद कर सकते हैं। एंटिटी कंप्लीट सर यूनिट, सर 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 आपका घर बन गया सर, 31/9 को सर घर बन गया, कस्टमर डिफॉल्ट, चालक घर घर बन गया, नहीं लेना मैंने। एंटिटी सोच रही है अब किसी और को भेज देते हैं यार। ये वैसे हमने कब कहा होगा एंटिटी कंप्लीट सा यूनिट, कब कहा होगा जरा सोचें। एक्सेलेंट, 31/9 को कहा होगा सर आपका घर बन गया, पर कस्टमर ने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। क्या इसने आप पेमेंट करनी है फॉर परफॉर्मेंस कंप्लीटेड टू डेट? नहीं करनी, बल्कि आप जो है हम इसका कस्टमर का 3 लाख डकार मार के खा जाएंगे, कस्टमर का 3 लाख खा जाएंगे। नहीं नहीं, अदर इनकम में नहीं, रेवेन्यू में जाता। अच्छा जी, 1 जनवरी को हमने क्या एंट्री की थी? अच्छा, एक मिनट, 31/8 को, 31/12/9 को हम रेवेन्यू क्यों नहीं बुक कर सकते पूरा 30 लाख? कस्टमर ने घर लेने से इनकार कर दिया। अब क्या करें, उसको पैसा वापस करें या उसका पैसा खा जाएं? खा जाएं। इफ द कस्टमर डिफॉल्ट्स द एंटिटी ओनली हैज द राइट टू रिटेन द, अब ये डिपॉजिट हमारे पास ही रहेगा। नहीं, इसमें तो सारी सेल ही बस बुक होगी, इसकी कोई कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू नहीं होगी। सही कह रहे हो? खैर, कोई नहीं, वो ऐसे रेवेन्यू बुक हो जाते हैं, कोई मसला। अच्छा, अब कल ना इंशाल्लाह कोई ऐसा सवाल मैं आपके सामने रखूंगा जिसमें आप फिर पढ़ के जज करेंगे कि ये एट अ पॉइंट इन टाइम है या ओवर टाइम है, वो अभी मैं आपको बता नहीं रहा। अच्छा जी, आज हमने 2 कॉन्सेप्ट अब करने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें ये तो पीओ सेटिस्फाइड ओवर टाइम, इट्स ओवर नाउ, लेकिन अब ये इट इज नॉट ओवर। आज के बाद हर सवाल में हमने ये लगाया करना है, पीओ इज सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम और ओवर टाइम। आज ही हमने एक कॉन्सेप्ट करना है, डेट इज डिस्काउंट वोचर। बोले, जब आप कोई चीज लेने जाते हैं तो दुकानदार आपको कहता है कि मैं आपको डिस्काउंट वोचर देता हूं, आप कल कल को आकर अगर मेरे से इतने की चीजें खरीदोगे तो मैं आपको उस पर इतने % डिस्काउंट दे दूंगा। अच्छा, इस सवाल के सॉल्यूशन में मैंने सुस्ती की हुई है, मैंने ये एंट्री लिखी है एक दफा और फिर क्या है, इस सिनेरियो में ये एंट्री होगी, इस सिनेरियो में कोई एंट्री नहीं, ये वाली एंट्री होगी बाद में, और इस सिनेरियो में ये होगी। लेकिन सही सॉल्यूशन इसका ये वाला है कि हर एंट्री को बार बार करें, ये एंट्री तीनों दफा अलग अलग करें। अच्छा जी, डिस्काउंट वाउचर, वऊ नहीं, हाँ जी, क्या लेके आना था? क्या? ओ हाँ, बेगम को भी भूल गया, मुझे भी भूल गया। अच्छा जी, पेज नंबर 476।
डिस्काउंट वाउचर में मुझे आप बताएं दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस कौन कौन सी हैं जो दोनों डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं। एक आप उसे बेच रहे हैं एसी और एक उसे कह रहे हैं कि कल कला को आना, ओवन, हीटर, वॉशिंग मशीन, कोई चीज डिस्काउंट पे ले जाना। तो कितने वादे कर रहे हैं? दो। एक वादा पूरा कर दिया और एक वादा बाद में पूरा करेंगे। तो डिस्काउंट वाउचर इशू करना इज अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ये एक सेपरेट वादा है जो आपने उसी वक्त पूरा करना है या जब वो डिस्काउंट लेने आएगा। ठीक है, तो लिखें डिस्काउंट वाउचर इज अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। जैसे गाड़ी और मेंटेनेंस अलग चीज होती है ना, तो डिस्काउंट, ये कौन सा पेज है? 476। डिस्काउंट वाउचर इज अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। An entity, seller, enters into a contract for sale of product A। 100 रुपए की क्या चीज लगा लें? लेज लगा लें, 100 रुपए वाले, इतना बड़ा वो, और लेज इतने से 100 रुपए वाले लेज चले। An entity enters into a contract for sale of product A, chips, लेज, for ₹100। मिसालें भी नेचुरल नहीं देते, आलू बुखारा, खुबानी, खरबूजा, मिसालें भी आर्टिफिशियल। इतनी एडवर्टीजमेंट हुई है इन चीज़ों की बार बार बोल के कि आप लोग जो है वो बस इन्हीं के होके रह गए हैं। अजीब सी वैसे मिसालें हैं। चलें, जो फिर आपको समझ आती है मैं भी वही यूज़ करूँगा। तो एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ प्रोडक्ट ए फॉर ₹100। 100 रुपये की जो है भाई, अजीब, 100 रुपये की मैं तुम्हें चीज़ बेचता हूँ ऑन 5 जनवरी 2001 एज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में ये था एंटिटी गिव्स कस्टमर अ 40% डिस्काउंट। मैं तुम्हें 40% डिस्काउंट दूंगी फॉर फ्यूचर परचेज। ये 100 रुपए का ही बेच रही हूं लेस, फ्यूचर में तुम्हें कितना डिस्काउंट दूंगी? एक हल्का फुल्का आगे पीछे हुआ मसला हो जाने। अच्छा, मैं तुम्हें 40% डिस्काउंट दूंगी फॉर एनी फ्यूचर परचेज अप टू 100 रुपए तक की चीज लेने आना। पता चले तुम ये डिस्काउंट सुन के लाख रुपए की चीजें मेरे से लेने आ जाओ, लाख रुपए पे मैंने 40% डिस्काउंट दे दिया, मैंने डूब जाना है। उन्होंने कहा सिर्फ 100 रुपए तक चीजें लेने आना, तो मैं तुम्हें कितना डिस्काउंट दे दूंगा? 40%। कितने दिनों में आना? 60 दिनों में आ जाओ, और अगर 60 दिनों में नहीं आए डिस्काउंट लैप्स हो जाएगा। Entity intends to offer a 10% discount on all sales during the next 60 days as a part of seasonal promotion। इत्तफाक से ये हुआ है कि सीजन एंड हो रहा है, तो सीजन एंड पे कपड़े निकाल रहे होते हैं दुकानदार और कह रहे होते हैं अब नया स्टॉक आना है, तो सीजनल जो डिस्काउंट है वो भी 10% हमने लगा दिया हुआ है। इसका मतलब है इस कस्टमर को जो डिस्काउंट का राइट मिल रहा है वो 30% मिल रहा है, क्योंकि हर कस्टमर को 10% तो डिस्काउंट देना ही देना है। माना कि इस कस्टमर को कितना डिस्काउंट मिलेगा? 40%। इस कस्टमर को कितना डिस्काउंट मिलेगा? 40%। लेकिन 10 तो सबको मिलेगा, तो स्टैंडर्ड कहते हैं व्हाट इज द डिस्काउंट फॉर दिस कस्टमर नाउ इज 30। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट की भी ध्यान में रखें, इस कस्टमर के लिए तो 30% है। आगे, अच्छा ये खाली काफी नहीं है कि आप ये सोच लें कि हमने इसको डिस्काउंट कितना देना है। दो चीजें और सोचनी है। अब आपने दो चीजें और सोचनी है। आपने अब सोचना है दो चीजें। अभी अगर मैं आपसे पूछूं तो आप लोगों ने कहना है हम लायबल फील करेंगे 30 रुपए के डिस्काउंट के लिए। अभी अगर अगला पैरा पढ़े बगैर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे हम लायबल फील करेंगे 30 रुपए के डिस्काउंट के लिए, क्योंकि वो कितने की चीजें लेने आ सकता है? 100 की। सबको 10% डिस्काउंट देना है, इसको एक्स्ट्रा कितना देना है? 30%। तो वो हम बीइंग एन एंटिटी हम लायबल फील करें कि अगलों को हमने 30% डिस्काउंट फ्यूचर में देना है, और हम दे भी चुके हैं उसको वो कूपन।
अब मैंने निकालनी है कूपन की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। स्टैंडर्ड कहते हैं अब दो चीजें सोचो। अभी तक हकीकत थी, कोई चीज सोचनी थी, अभी तक हकीकत थी। अब साउथ स्टैंडर्ड कह रहा है दो चीजें सोचो। हकीकत क्या थी? तुम 100 तक की चीजें लेने आ जाओ, एक सफे पे लिख के दिया था उसको, तुम्हें 40% डिस्काउंट देंगे। वो तो हमने निकाल लिया ना कि इस कस्टमर के लिए 30% है। अब स्टैंडर्ड सेलर को कह रहा है दो चीजें साउथ सोचो। पहली चीज क्या सोचो? पहली चीज सोचो उसके आने का कितना % चांस है। पहली चीज ये सोचो, और इस परसेंटेज को फिर हम अप्लाई करेंगे। ये परसेंटेज वो वाली नहीं है यस और नो वाली होगी, इसको अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। पहली चीज ये सोचो उसके आने का कितना चांस है, और दूसरी चीज सोचो उसके हालात देख के कि वो 100 रुपए की चीजें ले भी लेगा या नहीं। पता चले फटी हुई उसने जूती पहनी हो, आज तक जूती नहीं खरीद सका वो कई सालों की, और कपड़ों के ऊपर उसके पैवन लगे हों, उसने कहां से 100 रुपए की चीजें खरीदने आने, वो 20 रुपए की लेने आ जाए, बड़ी बात है। अगली चीज सोचो वो कितने की चीजें लेने आएगा। तो बता दें आप ये दो चीजें प्योरली, भाई मुराकबे में ना चाहे इधर देखें, ये दो चीजें प्योरली 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 सेलर की सोच होंगी जो हम अप्लाई करेंगे पेपर में। अब हिम्मत करें, हौसला करें, मुझे बताएं, नीचे पढ़ लिया नीचे। ऑन 5 जनवरी एंटिटी एस्टिमेट्स एट 80% चांस दैट कस्टमर विल रिडीम द वाउचर एंड दैट कस्टमर विल ऑन एवरेज परचेज ओनली ₹50। वो कितने की चीजें खरीदेगा? 50। अब एक कैलकुलेशन मैं करवाने लगा हूं, एक कैलकुलेशन मुझे आपने करवानी है। असूली तौर पे डिस्काउंट मिलना चाहिए कितने पे? ऑफर 100 की है, ऑफर 100 की है। कितना? मैं नहीं कर रहा, मेरा ख्याल है वो 50 की चीजें लेगा, और मैं उसको डिस्काउंट 30% दूंगा। मैं उसको डिस्काउंट कितना दूंगा? इस बात पे कोई डिसएग्री करता है तो मुझे बता दे, मैं फिर आगे चलता हूं। ऑफर कितनी है? चुप। ऑफर कितनी है? 100 की चीजें लेना तो तुम्हें 40% छोड़ दूंगा। मैंने ऑफर नीचे लिखी है। वैसे मेरा क्या ख्याल है वो 100 की चीजें लेने आ जाएगा? कितने की लेने आएगा? जब ये 50 के लेने आएगा तो इसको बाकियों के बनिस्बत कितना छोड़ूंगा? 30 ज्यादा छोड़ूंगा। तो ये असल में स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है इस वाउचर की, क्योंकि बाकी डिस्काउंट तो वाउचर के बगैर वालों को भी मिल रहा है। तो इस वाउचर की वजह से इसको कितना मिल रहा है ज्यादा डिस्काउंट? माना कि वाउचर के ऊपर 40% लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो 10 है वो जिनके पास डिस्काउंट कूपन नहीं है उनको भी मिल रहा है। अच्छा, तीसरा सवाल मेरा, ये एक अमाउंट निकल आएगी 50 ज़रब 30%, क्या निकली? 15 के डिस्काउंट इज नॉट स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ डिस्काउंट वाउचर। स्टैंडर्ड कहते हैं इसके आने का चांस भी मल्टीप्लाई करो, करना है, ये मल्टीप्लाई करना है। आने का चांस कितने? 80%। ये फिगर निकालें। इट इज द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ डिस्काउंट कूपन। नोट कर लें, 1 बाय 1 रिलैक्स, 1 बाय 1। जी हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें। अच्छा, मैं आपको बता दूं, इन सारे लोगों के जवाब मैंने वही देने जो मैं पहले दिए हैं। सारी तीनों बातों का जवाब मैंने सोच के रखा हुआ है। जो 100 पे एतराज करेगा मैं कहूंगा सेलर ने 50 सोचा है। जो 40 पे एतराज करेगा मैं कहूंगा डिस्काउंट कूपन जिस बंदे के पास जो है वो नहीं है, 10 उसको भी मिल रहा है, इसको कूपन की वजह से 30 मिल रहा है। और मैंने बात कर दी, मैंने जवाब यही देना है। और तीसरी बात, इसके आने का चांस। अब हाथ खड़ा करें, पूछें सवाल। 1 बाय 1 पूछे। हाँ, क्या चीज? अच्छा, ये तरीका स्टैंडर्ड ने बताया कैलकुलेशन का, ये तरीका स्टैंडर्ड ने बताया कैलकुलेशन का। अब कोशिश करें आप चेंज करवाने की, मैं कोशिश करता हूं आर्ग्यू करने की, बहस करने में मैं तैयार हूं, कोई मसला नहीं, जारी रखें। नहीं, मुझे इस तरह की आवाज से नहीं मुझे समझ आ रहा, बोलो। इंशाल्लाह जब वो डिस्काउंट लेने आएगा ना, मैं उस वक्त निकालूंगा 40% ही। जब मैं सवाल सॉल्व करने लगूंगा एंट्रीज में 40% पे ही करूंगा। लेकिन मेरा ये सवाल है कि इस कूपन की वजह से इसको कितना बच रहा है? वो 30 बच रहा है, क्योंकि अगर ये ना कूपन लेके आता तो 10 इसने फिर भी ले लेना था। नहीं, 100 की चीजें लेगा पे डिस्काउंट नहीं है, 100 तक।
100 तक लेगा तो डिस्काउंट मिलेगा, 100 की पे डिस्काउंट नहीं लिखा हुआ। और पूछें। इसीलिए तो उन्होंने वो 30% कहा दिया, वो चीज उन्होंने वहां से इनकॉर्पोरेट कर लिया। क्या चीज? नहीं, वो फिगर तो ग्रॉस वही रहेगी, वो तो फिर डिस्काउंट पर डिस्काउंट की अजीब सी कैलकुलेशन हो जाएगी। आना मैं करके दिखाऊंगा, वो तो फिर कैलकुलेशन भी गलत हो जानी है जी। और जिगर दोबारा बोल, आप लोग चुप करो भाई। हाँ जी, 100 परचेज करनी नहीं, अप टू 100 पे तुम्हें डिस्काउंट दे दूंगा। 100 तक जितनी 1 रुपए की भी परचेज करोगे तो भी तुम्हें दे दूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 100 या उससे ज्यादा करोगे, 100 तक तुम खरीद लेना। 100 से ऊपर अगर खरीदोगे तो मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा। ओके चलिए जी। पासु पासु क्या होता है? केना केना, जू जू, अच्छा जी। अच्छा मोहतरम, एन एंटिटी सेल्स प्रोडक्ट ए ऑन 5 जनवरी कितने रुपए की बेची है जी? 100 रुपए की। ये तो 100 रुपए की बेच थी ना, तो यही मार्केट वैल्यू है। इस वक्त कोई 10% और 30% वाला चक्कर ही नहीं है, ये तो 100 की बेच दी, खत्म होगी बात। प्रोडक्ट ए 100 रुपया। और भाईजान इसमें ना आप लोगों ने यही ना ट्रांजैक्शन प्राइस ले लिया करनी है, क्योंकि अभी कस्टमर 100 ही देके गया ना। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी कितनी है? 100। तो यही 100 यहां यूज किया करना है, हमेशा के लिए याद कर लें। प्रोडक्ट ए कितने की दी? 100 की। प्रोडक्ट ए कितने की बेची? और कॉन्ट्रैक्ट में भी कितनी चीजें? इसमें कस्टमर ने प्रोडक्ट ए के कितने दिए? 100। डिस्काउंट वोचर इससे कितने पैसे देके मिला? जल्दी बताएं, डिस्काउंट वोचर कितने पैसे देके मिला? और प्रोडक्ट ए कितने पैसे देके मिली? तो व्हाट इज द प्राइस पेड फॉर प्रोडक्ट ए? व्हाट इज द प्राइस पेड फॉर डिस्काउंट वोचर? 0। प्राइस पेड बाय मी ऑन 5 जनवरी 0। तो इसमें ना बस ये याद रखना है, ये वाली फिगर हमेशा हमेशा इधर आ जाया करेगी। अब आपने निकालनी है एक प्राइस। इट इज कॉल्ड एज स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। व्हाट इज सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन? इसकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस निकालनी है। कितने तक चीजें खरीदेगा तो डिस्काउंट दूंगा? 100 तक। इसमें से मेरे ख्याल से कितनी लेने आ जाएगा? 50। सबको कितना छोड़ता हूं? इसको कितना छोड़ आऊं? तो कूपन की वजह से इसको ज्यादा कितना डिस्काउंट दे रहा हूं? जरा फिगर बताएं। 15 का डिस्काउंट देने के लिए मैं लायबल फील करूं, लेकिन वो ले 15 का डिस्काउंट, इसमें उसके आने का चांस कितने फीसद है? इधर परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया करना है, चाहे 80% हुई चाहे 10% हुई, इससे आपने मल्टीप्लाई किया करना है। ये जी स्टैंडर्ड वालों ने ना सोच के फॉर्मूला बनाया है स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस निकालने का वोचर की। इसके पीछे लॉजिक शायद ये है, आप किसी और बंदे को अगर वोचर पकड़ाए ना तो वो आपको 12 रुपए दे देगा शायद, पता नहीं लॉजिक इसके पीछे ये हो या क्या हो। किसी और को वोचर दे दें तो वो आपको 12 रुपए शायद दे दे, इस टाइप की कोई चीज़ हो सकती है। लेकिन हमें छोड़ें, हमने क्या सोचा कितने की लेगा चीज़ें? हमने क्या सोचा इसको कितना एक्स्ट्रा डिस्काउंट दें, उसके आने का चांस 12। अब आगे कैलकुलेशन करते हैं। ये फिर
नहीं 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 नहीं, ये ना प्लीज, इसमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड पे डिफरेंस है IS 1037 में और उसमें। इधर 80% इस वजह से नहीं लिया कि हाई चांस है, इधर मैंने क्या अगर 5% भी हो तो आपने अप्लाई करना है। इधर ये 1037 वाले की तरह डील नहीं करना कि 50 से कम है तो इग्नोर कर दें, 50 से ज़्यादा तो मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा कुछ तस्वुर नहीं है। ये हमेशा परसेंटेज आपने अमाउंट पे डायरेक्टली लगा देनी करनी है। आई एग्री विद यू, आई 100% एग्री विद यू, इट इज़ बिट डिफरेंट फ्रॉम IS 37। ठीक है, जब मैं पहली दफ़ा जब ये एग्जाम्पल पढ़ा था स्टैंडर्ड की, ये तो स्टैंडर्ड कुछ थोड़े साल पहले आया है, तो मेरे भी जहन में ये सवाल आया था, लेकिन स्टैंडर्ड ने 2-3 जगह लिखा हुआ है, हर जगह एग्जाम्पल्स में भी, यार ये परसेंटेज लगा दो, बस लगा दो तो लगा दो जी। अब सादा सादा काम कर रहे हैं। 11 अब 50 ज़रब 30% ज़रब 80%। अब आप मुझे बता दें, वो तो काम उसी तरह किया ना यार, अब इधर क्या घूर घूर के क्या देख रहे हो। 100 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 12। जी अगला सवाल मैं कराता हूं, उसमें आता है, इसको काट दें भाई। अब क्यों, ये धोखा है, धोखा है। कभी एंट्रीज कर देंगे हम, दीवानगी में हुए तो पता नहीं किसी धुन में मगन हुए तो ये एंट्रीज गलती से कर जाएंगे। आप बताएं जी 5 जनवरी को क्या एंट्री करूं। कैश डेबिट, दुकानदार के पास कितना आया 100 रुपया। रेवेन्यू प्रोडक्ट ए क्रेडिट, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी, क्या इसको रेवेन्यू में डाल दूं या लाइबिलिटी टू गिव डिस्काउंट है। कितना 15 का 80%, 15 का 80%, यानी ये, लेकिन ये तो यूज ही नहीं हो सकता असल में ये, तो 11 तो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी। जी मोहतरम, डिस्काउंट अगली सेल पे मिलेगा, लेकिन इस प्रोडक्ट की वजह से मिलेगा, इसलिए इस प्रोडक्ट को भी हमने सेल 89 पे बुक कर दी। कमाल की बात पकड़ी आपने। यही तो कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड कह रहा है कि ये दोनों चीजें इंटर रिलेटेड हैं। असल में प्रोडक्ट ए भी बेच रहे हो और डिस्काउंट भी दे रहे हो। अगर प्रोडक्ट ए ना बेचते तो ये भी डिस्काउंट ना देते। इसका मतलब है थोड़ा सा डिस्काउंट एलोकेट कर दो किसको, प्रोडक्ट ए को। अच्छा, फ्यूचर में वो 60 दिन में आ जाएगा या हो सकता है ना आए। बोले, हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना आए। अच्छा, अगर 60 दिन में आ गया, क्या 50 की चीजें ही लेके जाएगा या ज्यादा या कम की भी लेके जा सकता है। अच्छा, एक बात आपको मैं बता दूं, अब मल्टीपल ऑप्शंस है मेरे सामने सवाल में। अगर ऐसा हो तो क्या होगा, अगर ना आए तो क्या होगा, अगर आ जाए तो क्या होगा। अब जो भी ऑप्शन हुई ना अगली, आपने एक काम करना है, ये अकाउंट फौरन किताबों से खत्म करना है, क्योंकि जब डील फाइनलाइज हो रही हुई ना तो रिफंड लाइबिलिटी एक अकाउंट होता था, वो मैंने कहा था किताबों से खत्म कर दिया करें, वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अगली एंट्री में जो मर्जी करूं आपके सामने, एक काम आपने मुझे फौरन करा दिया करना है, दिस अकाउंट शुड नॉट एग्जिस्ट इन बुक्स नाउ। व्हाई? बिकॉज ये अकाउंट 11 पे पड़ा है और डेबिट भी 11 से ही होगा, तभी इसका कैरी डाउन 0 आएगा, वरना ये अकाउंट का बैलेंस किताबों में पड़ा रहेगा और डील खत्म हो चुकी होगी, इसका कोई तुक। अब अगली 3 ऑप्शंस है मेरे पास, मैं जिस मर्जी ऑप्शन की तरफ जाऊं, एक चीज आप लोगों ने मुझे बतानी है, मैं क्या डेबिट करूंगा कितने से। अब अगली ऑप्शंस में ये अकाउंट आपने मुझे जरूर खत्म करवाना। डन। ऑप्शन 1 देखते हैं जी, कस्टमर मेड द परचेज ऑफ 50। तुक्के हमारे देखें अल्हम्दुलिल्लाह, कस्टमर मेड द परचेज ऑफ 50, क्या तुक्का लगा हमारा। उसने 50 की चीजें खरीद ली, एडिशनल प्रोडक्ट्स ऑन 20। हाँ अल्लाह का शुक्र है 60 डेज में आ गया, 60 डेज में आ गया। और उसने कितने की चीजें खरीद ली, 50 की। दिस इज ऑप्शन नंबर 1।
अच्छा जी, एक अकाउंट तो किताबों से खत्म करें, कितने से? 11 से। ये अकाउंट तो किताबों में अब रहने की तुक नहीं है। अगला आपने डालना है कैश। अगला क्या डालना है? कैश। प्लीज यहां 40%। क्यों? वो बाइजन डिस्काउंट वोचर जब वो दिखाएगा, वो तो मैंने उसकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 30% यूज किया था। अब जब वो कस्टमर आएगा तो कस्टमर जब चीज खरीदेगा, 50 रुपए का चिप्स खरीदेगा, छोटा वाला चिप्स का पैकेट, तो कस्टमर क्या कहेगा? सर 40% छोड़ दें। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दीज आर ऑल एस्टिमेट्स, बट नाउ हम हकीकत की तरफ जा रहे हैं। आगे है वो मुझे क्या पकड़ाएगा आके? सीजनल सब फर्क करें, वो मुझे क्या पकड़ाएगा आके? सर ये डिस्काउंट वोचर। हम कहेंगे हाँ यार आप 2 महीने में आ गए हो, बैठो जरा नीचे, कारपेट पर से उठा दिया। अच्छा यार कितने की चीजें लेनी है? 50 रुपए की। तो डिस्काउंट वोचर दिखाना। हाँ 40% तुम्हें छोड़ने हैं, 50 अरब 40%। ठीक है, तो 20 तुम्हें माफ कर देते हैं, बाकी रोकड़ा दे दो। ठीक है, वो कहानी अलग थी पुत्र, गेम है पूरी है, वो कहानी अलग थी। दैट वाज अ कैलकुलेशन फॉर कैलकुलेटिंग द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ दैट वाउचर। दैट इज, ये सारा डाटा अकाउंटेंट के पास है, ये सारा डाटा बायर के पास नहीं था। हाँ बायर को शायद ये पता हो सीजनल डिस्काउंट इतना है, लेकिन जब बायर डिस्काउंट अपना वोचर लेके आएगा तो कितना डिस्काउंट मांगेगा? 40। अब बातों को ना सीधा सीधा ले आए। वो फेयर वैल्यूज निकल रही थी पहले चीजों की। कितने की चीजें ली हैं? हम कितने पैसे छोड़ेंगे? ऑफ 50, 30 रुपीज उससे ले लेंगे। बैलेंसिंग रेवेन्यू, बैलेंसिंग एंट्री में बैलेंसिंग रेवेन्यू आ जाया करें। ठीक है, क्रेडिट से क्रेडिट कर लें, डेटर डेबिट कर दें, वो तो आपकी मर्जी है। कैश के साथ स्लैश डेटर लिख दें। रेवेन्यू 41। डिस्काउंट वोचर की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस इसलिए निकालनी होती है ना, क्योंकि वरना होता यह था पुराने जमाने में कि हम कैश डेबिट सेल क्रेडिट पूरे 100 पे कर देते थे और फिर सारा डिस्काउंट एलोकेट हो जाता था जिस वक्त वो डिस्काउंट लेने आ रहा है। हालांकि प्रोडक्ट ए को भी थोड़ा सा डिस्काउंट एलोकेट होना चाहिए। तो तरीका देखें चीजों का। अब क्या पीछे पड़े हुए, सादा सी बातें मैं कर रहा हूं। जब डिस्काउंट वोचर दूं, सबसे पहला क्या सोचूं? कितने की चीजें लेने आएगा। दूसरा सवाल क्या सोचूं? उससे कितना मैं डिस्काउंट दे रहा हूं लोगों से हटके, 30। और तीसरा सवाल क्या सोचूं? ये सारी सोच है। मेरा अंदाजा ये है मैं उसे इतना डिस्काउंट दे रहा हूं लोगों से हटके, मेरा ख्याल है वो आ जाएगा। ये तरीका है फेयर वैल्यू निकालने का। किसकी? फेयर वैल्यू जो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस डिस्काउंट वोचर की। जब ये निकल आई, अब जब वो आएगा तो उससे पैसे 30% डिस्काउंट देके ना मांगेगा, उसने चपेड़ मारनी है, उसने वोचर दिखाना है, कितने % डिस्काउंट लेके जाएगा? 40% डिस्काउंट लेके जाएगा। और एक क्लास से कई होती थी, मैं उसमें रेवेन्यू भी करके दिखाता था कि रेवेन्यू ये क्यों आ रहा है और इसकी 41 की लॉजिक क्या है। लीव इट यार, जितना टाइम अब है आप लोगों के पास, प्लीज पेपर पास करवाने के लिए ये चीजें करवा रहा हूं, जितनी पेपर के लिए काफी है वो करवा रहा हूं, फिर भी पूछो यार, टाइम जाया करो। वो मैं लॉजिक फिर तुझे बता दूंगा कि 41 में क्या क्या छुपा हुआ है। यहां तक आपको बात समझ आ गई सारी? अगली डील मुझे करवा दें बस। अगर अगली 2 एंट्रीज आप लोगों ने मुझे करवा दी तो किसमें क्या छुपा हुआ है ये हमारी डिस्कशन से इस वक्त बाहर है चीज। फिर तो रेवेन्यू की रिकॉन्सिलिएशन बनाना आईके अपने सिलेबस में नहीं रखा हुआ कि इतना रेवेन्यू था, कितना है और कितना क्यों। अच्छा यार ये बहुत लंबी डिस्कशन है, अगर ये किसी ने करनी है। आपने कितना डिस्काउंट देने का सोचा था? 11। 50 इंटू 0.4 कितना दिया? 20। कितना देने का सोचा था? 11। कितना दिया? 20 का डिस्काउंट दिया। जब आपने 20 का डिस्काउंट दिया, 11 देने का सोचा था, तो कितना ज्यादा डिस्काउंट दिया? 9 का। तो 50 की चीज बेची,
9 का डिस्काउंट दिया तो 41 पे सेल बुक हो गई। अब दही बनानी है बात की तो बनाते रहें, तो इस साइड पे जाने की जरूरत नहीं है। कीप द थिंग्स वेरी सिंपल। आपका टेस्ट अब मैं ये लेने लगा हूं कि जो मैंने अभी बात की है वो डिलीट कर दें, आप अगली एंट्री कर सकते हैं या नहीं, ये आपका टेस्ट है बस। कस्टमर ने भाईजान कितने की चीजें खरीदी हैं? 20 रुपए की। सिंपल सी कैलकुलेशन करें, कस्टमर ने 20 रुपए की चीजें खरीदी, जी बोलें क्यों, वजह भी बताएं साथ साथ। डील जब खत्म होगी तो लाइबिलिटी अकाउंट किताबों से खत्म होना चाहिए। 11 कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी डेबिट। नेक्स्ट कैश, कितने वाली चीजें ली हैं? -40% ऑफ 12 रुपए मुझे मिल जाएंगे। बैलेंसिंग रेवेन्यू 23। लगा दें वही वाला सिनेरियो, 20 का 40%, 8, और इधर कितना था 11, तो 3, 20 और जमा 3 ये 23। इन चक्रों में पढ़ने की जरूरत ही नहीं, पता नहीं किन चक्रों में पढ़े हो। स्टेप 1 क्या है? लाइबिलिटी अकाउंट खत्म करें। स्टेप 2 कैश रिकॉर्ड करें। स्टेप 3 लिख लें जी, लाइबिलिटी खत्म करेंगे, कैश रिकॉर्ड करेंगे, फिर रेवेन्यू बुक करेंगे। लाइबिलिटी खत्म करेंगे, डिस्काउंट वोचर है ना, डिस्काउंट वोचर में ये बता रहा हूं, हर जगह ये रूल नहीं है। लाइबिलिटी खत्म करेंगे, कैश रिकॉर्ड करेंगे और रेवेन्यू। हाँ जी, बाद में चेंज आती है, चेंज इन एस्टीमेट इसी को कहते हैं। डेप्रिसिएशन में क्यों गेन लॉस आता है फिक्स्ड एसेट्स पे? क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन की रेजिडुअल वैल्यू गलत एस्टीमेट की होती है, वरना अकाउंट डी अकाउंट में गेन लॉस आ नहीं सकता। 1 मिनट बस, आखिरी है कर लो। कस्टमर डिड नॉट केम इन 60 डेज एंड ऑप्शन वाज लैप्स्ड। क्या करें? नहीं, लाइबिलिटी खत्म करके तो खाली गुजारा नहीं चलेगा ना। लाइबिलिटी खत्म, आगे बोले रेवेन्यू में डाल। लाइबिलिटी कैश तो नहीं लाएगा वो, कैश कितना लाया? आया ही नहीं। बैलेंसिंग लिखे रेवेन्यू के साथ। इससे अगले सफे पे है डिस्काउंट वोचर का कोई सवाल? और उससे अगले सफे पे अच्छा चलें ठीक है, वो मैं होमवर्क में डाल दूंगा। छोटा सा सवाल है फिलहाल जी। अब आप करें पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 11, उसकी एडजस्टमेंट नंबर मुझे बता दें और वो यहां पे लिख के चले जाएं। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 11, एडजस्टमेंट नंबर बताएं। 3, यही लिख लें दोबारा। पास पेपर क्वेश्चन 11, एडजस्टमेंट नंबर 3, 512। हाँ बना दो दूसरा पार्ट।